आज की कहानी है आखिरी दांव। रोज सुबह उठकर अपने लिए चाय नाश्ता बना बनाकर उब चुका था देव। मन ही मन सोचता कि काश अनु होती तो वो बेड टी का मजा ले रहा होता। घड़ी पर नजर डाली तो 9 बज चुके थे। झटपट उठकर फ्रेश होने के बाद उसने एक चूल्हे पर चाय रखी और दूसरे पर ब्रेड सेकने लगा। जब से अनु मायके गई थी, देव का रोज सुबह का यही नाश्ता होता था। दोपहर का खाना वो ऑफिस की कैंटीन में खा लेता और रात के खाने का कुछ पता नहीं होता। कभी बाहर से मंगवा लेता तो कभी खुद कुछ बना लेता। अनु के बिना 15 दिन में ही उसकी हालत खराब हो गई है, तो आगे और दिन कैसे गुजरेंगे सोचकर ही वो सिहर उठा। तभी अनु का फोन आ गया। गुड मॉर्निंग जानू। अनु पति देव को प्यार से जानू बुलाती थी। कैसे हो? मन लग रहा है मेरे बिना? हमेशा की तरह एक किस के साथ अनु ने पूछा। अच्छा हूं पर बहुत ज्यादा नहीं। तुम बताओ क्या कर रही हो? बात करते हुए जब ब्रेड जलने की बदबू आई तो अचानक देव चीख पड़ा। क्या हुआ देव? घबराकर अनु ने पूछा। हाथ जल गया यार। देव हाथ झटकते हुए बोला। बहुत हंसी आ रही है ना? हंस लो हंस लो, अभी तुम्हारे हंसने खेलने के दिन हैं। बेबी, अभी तो तुम वहाँ महारानी की तरह रह रही होगी। माँ भाभियाँ तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिला रही होंगी और मैं यहाँ खुद हाथ जला रहा हूँ। अच्छा, और पापा कौन बनेगा? पता भी है तुम्हें कि माँ बनने में कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है औरतों को। देखा है मैंने भाभी को, जब चिंटू पैदा होने वाला था तब उन्हें कितनी तकलीफ हुई थी। मैं तो सोचकर ही डरी जा रही हूँ कि कहीं मुझे भी। ज़रूरी तो नहीं कि भाभी की तरह तुम्हें भी तकलीफ हो। आ जाऊंगा ना डिलीवरी के कुछ दिन पहले ही। अनु को धैर्य बंधाते हुए देव ने कहा और फिर फोन रख दिया। चाय के साथ उसी जली ब्रेड को किसी तरह निगलकर ऑफिस चला गया। अनु थी तब ना तो उसे सुबह जल्दी उठने की चिंता होती थी और ना ही नाश्ते चाय की। अब उसे समझ में आने लगा कि अनु अपनी जगह कितनी सही थी। आज देव का वजन संतुलित है तो सिर्फ अनु की वजह से, क्योंकि वही उसके पीछे पड़कर उसे वॉक पर ले जाती और जिम भी भेजती थी। हेल्थ को लेकर जरा भी लापरवाही अनु को पसंद नहीं थी। उधर फोन रखकर अनु देव को लेकर चिंतित हो उठी। सोचने लगी कि अगर यहाँ आना जरूरी ना होता तो वो हरगिज ना आती। दरअसल शादी के 5 साल बाद अनु माँ बनने जा रही थी। जब वो पहली बार माँ बनने वाली थी तब उसकी माँ ने कहा था कि वो यहाँ आ जाए, क्योंकि डिलीवरी के वक्त किसी अनुभवी का साथ होना जरूरी है। लेकिन वो नहीं मानी थी और ये बोलकर आने से मना कर दिया था कि देव सब संभाल लेगा। मगर वही हुआ जिस बात का अनु की माँ को डर था। अचानक एक दिन के लिए ऑफिस के किसी जरूरी काम से देव को बाहर जाना पड़ गया। देव ने कहा भी कि वो नहीं जाएगा, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना हो। पर अनु ने ये कहकर उसे भेज दिया कि काम में लापरवाही अच्छी नहीं। और फिर क्या एक दिन भी वो अपना ख्याल नहीं रख सकती? देव के जाने के अगले दिन वो नहाने बाथरूम गई तो उसे ध्यान ही नहीं रहा कि बाथरूम गीला है। वहां थोड़ी फिसलन भी थी। जैसे ही बाथरूम में घुसी उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। वो तो अच्छा था कि घर का मेन दरवाजा खुला था, तो उसके चीखने की आवाज से पड़ोसी दौड़े आए और उसे जल्दी अस्पताल ले गए। मगर लाख कोशिश के बाद भी डॉक्टर अनु के बच्चे को नहीं बचा पाए। उसके बाद कई साल तक अनु मां नहीं बन पाई। डॉक्टर का कहना था कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें हैं, इलाज के बाद ही ये मां बन पाएगी। खैर, इस बार अनु प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने अच्छी तरह समझा दिया कि इस बार कोई लापरवाही न बरती जाए। जहां तक हो सके अनु आराम करे। देव और अनु ने भी इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाहा। सोच लिया देव ने कि चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो अनु को उसकी माँ के घर छोड़ आएगा। शाम को ऑफिस से आते ही देव सोफे पर लेट गया। थककर इतना चूर हो गया कि लेटते ही उसे नींद आ गई। आंखें तब खुली जब अनु का फोन आया। लगता है बहुत थक गए हो, एक काम करो, बाहर से ही कुछ मंगवा लो, कहकर अनु ने फोन रख दिया। देव अपने लिए खाना ऑर्डर करने ही जा रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। इस वक्त कौन हो सकता है? मन ही मन सोचते हुए देव ने एक नज़र दरवाजे पर और दूसरी घड़ी पर डालते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक सुंदर छरहरी
गोरी 30-32 साल की एक महिला खड़ी मुस्कुरा रही थी। अपने घर, वो भी रात के इस वक्त, किसी अनजान महिला को देख देव हकला कर बोला, आ, आप कौन? जी मैं प्रिया, आपके ऊपर वाले फ्लोर में रहती हूँ। पूरे आत्मविश्वास से उस महिला ने जवाब दिया। पर मैं तो आपको। हाँ, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानती हूँ। देव की बात को काटते हुए वो महिला बोली, अनु के हस्बैंड हैं आप, और अभी वो अपने मायके गई हुई है डिलीवरी के लिए, उसने कहा। उसकी बात सुन देव हैरानी से उसे देखने लगा। फिर सोचने लगा कि इसे इतना सब कुछ कैसे पता है, और वो उसे कैसे नहीं जानता, जबकि दोनों एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, और वैसे भी आप सुबह ऑफिस चले जाते हैं और आते ही माचिस की डिब्बी में बंद हो जाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन नया आदमी आया और कौन पुराना आदमी चला गया? पुराना आदमी मतलब? देव ने पूछा। पुराना आदमी मतलब कि जो पहले आपके ऊपर अमन दंपत्ति रहते थे ना, उन्हीं के घर में मैं रहने आई हूँ। अच्छा। देव ने अपनी याददाश्त पर जोर डाला। उसे याद आया कि हाँ, ऊपर पंजाबी दंपत्ति रहते थे। मगर ये माचिस की डब्बी, क्या मतलब? देव ने पूछा। वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या अपने घर के अंदर नहीं बुलाएंगे? बाहर से ही सरका देने का इरादा है? अरे प्लीज आइए ना। देव थोड़ा सरक गया ताकि वो घर के अंदर दाखिल हो सके। माचिस की डब्बी का मतलब है ये अपार्टमेंट। सोफे पर बैठते हुए वो महिला बोली, देख नहीं रहे कि कितने छोटे छोटे कमरे हैं? कभी कभी तो दम घुटने लगता है मेरा अपने घर में। बड़े शहरों की यही समस्याएं हैं। सुविधाएं तो बहुत हैं, पर जगह बहुत सीमित, और लोग भी यहाँ के इतने मतलबी कि किसी को किसी से लेना देना नहीं। घर में घुसते ही ऐसे पैक हो जाते हैं जैसे माचिस की डब्बी में तीली। उसकी बातों पर देव को हंसी आ गई। अरे बातों बातों में मैं भूल ही गई कि मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, कहते हुए प्रिया ने उसे खाना दिया। खाना देखकर देव चौंका। फिर कुछ बोलता कि उससे पहले वो बोल पड़ी, मैं समझ गई, आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि इसकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन लगा खुद के लिए बना रही हूँ तो ज़रा ज़्यादा बना लेती हूँ। वैसे सुबह की जली ब्रेड की खुशबू उतनी भी खराब नहीं थी। बोलकर जब वो हंसी तो देव को भी हंसी आ गई। बातों बातों में ही उसने बताया कि वो लखनऊ से है और उसका पति दुबई में अपना व्यापार करता है। वो भी वहीं रह रही थी, पर उसे अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना था, इसीलिए यहाँ आकर एक एनजीओ से जुड़ गई। आज के लिए बस इतना ही, और बर्तन की चिंता मत कीजिएगा, सुबह आकर ले जाऊंगी, कहकर वो चली गई। देव उसे जाते देखता रह गया। फिर सोचने लगा कि कैसी अजीब औरत है ये। सुबह भी बर्तन लेने के बहाने वो देव के लिए आलू पराठे और दही लेकर पहुंच गई। इसकी क्या जरूरत थी? प्लीज, आप नाहक परेशान हो रही हैं, देव बोला। मगर वो कहने लगी, आप में मुझे अपने भाई का अक्स दिखाई देता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ओह सॉरी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, अफसोस जताते हुए देव बोला। अब वो रोज देव के लिए कुछ ना कुछ बनाकर ले आती और देव उसे मना नहीं कर पाता। देव अनु को सब बताना चाहता था, पर डर भी रहा था कि वो फिर उसे डांटेगी और कहेगी कि क्यों वो इतनी जल्दी किसी पर भरोसा कर बैठता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो चुप न रह सका और अनु को सब बता दिया। सुनने के बाद अनु कहने लगी, हाँ याद आया, मेरे यहाँ आने के 1 हफ्ता पहले ही वो हमारे ऊपर वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। ज्यादा तो नहीं, पर हल्की फुल्की बातें हुई थी उससे। बता रही थी कि वो भी लखनऊ से है। चलो कोई नहीं, खाना तो मिल रहा है ना तुम्हें घर जैसा, पर सिर्फ खाना ही खाना, कुछ और मत खाने लगना। देव को छेड़ते हुए वो हंस पड़ी। अब तो ये रोज की बात हो गई। देव के लिए वो अक्सर घी मसालों में सराबोर सब्जियां, चावल, पूरी, रायता, दाल, सलाद, मिठाई आदि लेकर पहुंच जाती। और जब देव कहता कि क्यों वो उसके लिए इतना परेशान होती है, तो वो कहती कि उसे भी इसी तरह का खाना पसंद है। तब देव हैरानी से पूछता, आप इतनी फिट कैसे हैं? वो बोली, मैं रोज़ वॉक पर तो जाती हूँ, जिम जाना भी नहीं भूलती। ये बात और है तो फिर कल से मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ, देव ने कहा। प्रिया उछल पड़ी।
अब रोज सुबह सवेरे दोनों वॉक पर निकल जाते और शाम को जिम जाना भी दोनों के रूटीन में शामिल हो गया। एक दिन जब देव अपने होने वाले बच्चे का जिक्र करने लगा, तो अचानक प्रिया का चेहरा उदास हो गया। कारण पूछने पर वो कहने लगी, कुदरत ने उसे माँ बनने का मौका ही नहीं दिया। बहुत इलाज करवाया, पर सभी डॉक्टरों का यही कहना था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अब मैंने और पति ने ये तय किया है कि एक अनाथ बच्ची को गोद ले लेंगे। देव उसे देखता रह गया। उसे लगा, कितनी अच्छी औरत है ये जो एक अनाथ बच्ची को गोद लेने की सोच रही है। बोला, वाह, कितना उत्तम विचार है आपका। आपको तो बच्चे का सुख मिलेगा ही, उस बच्चे को भी एक घर और माता पिता का सुख मिल जाएगा और उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आपकी ही तरह और लोगों को भी ये सोच हो जाए तो कोई भी बच्चा इस दुनिया में अनाथ नहीं रहेगा। प्रिया के प्रति भावना से भरकर देव कहने लगा, देव जी, कह तो आप सही रहे हैं, पर हम किसी को इस बात के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते हैं ना। फिर वैसे भी बहुत से लोग बच्चे को गोद तो ले लेते हैं, पर वो प्यार और समर्पण नहीं दे पाते जो उस बच्चे को चाहिए होता है। इससे तो अच्छा है बच्चा गोद ही ना लें। हाँ, सही कह रही हैं आप। वैसे अब काफ़ी जांच परख के बाद ही ज़रूरतमंदों को बच्चा गोद दिया जाता है। देव की बात पर प्रिया ने भी सहमति जताई। प्रिया का साथ पाकर देव का अकेलापन कुछ हद तक दूर होने लगा था। जब भी वो घर में बोर होने लगता, प्रिया के साथ कहीं बाहर घूमने निकल जाता और खाना भी बाहर ही खाकर आता। प्रिया कहती, क्या ज़रूरत थी बाहर खाना खाने की? आप अक्सर अपने हाथों से बनाकर खिलाती हैं, तो क्या मैं आपको कभी कभार बाहर नहीं खिला सकता? अच्छा, तो बाहर खाना खिलाकर आप मेरे खाने का बदला चुकाना चाहते हैं? प्रिया हंसते हुए बोली। देव झेंपते हुए कहता, ऐसी बात नहीं है प्रिया जी, लेकिन हाँ, जब अनु आएगी तब एक दिन मेरे घर और दूसरे दिन आपके घर पार्टी होगी हमारी, ठीक है ना? प्रिया बोली, डन। प्रिया और देव की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि अब दोनों एक दूसरे पर विश्वास करने लगे थे। सुबह से ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ लग रहा था। हवा तो नाम मात्र की भी नहीं चल रही थी। वातावरण इतना शुष्क कि पूछो मत। लेकिन कुछ देर बाद ही पूरे आकाश पर काले बादल मंडराने लगे। लग रहा था धुआंधार बारिश होगी। सच में कुछ पलों में ही बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिसे देखकर देव के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। वो बालकनी में खड़ा हो गया, सोचने लगा, काश इस बारिश में पकौड़े मिल जाते तो मज़ा आ जाता। तभी प्रिया का फ़ोन आ गया। बोली, मैं गरम गरम पकौड़े बना रही हूँ, आप जल्दी आ जाएं। सच प्रिया जी, अभी आता हूँ। पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने हैं। पेट भर गया पर मन नहीं भरा है। एक और पकोड़ा उठाते हुए देव बोला। प्रिया ने और पकोड़े उसकी प्लेट में रख दिए और बोली, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे सच में प्रिया जी, अब तो पेट फट जाएगा, इतना खिला दिया आपने। कहकर देव ने घड़ी पर नजर डाली। 9 बज चुके थे। सोचा अब चला जाए, पर प्रिया ने एक कप चाय और पीने की बोलकर उसे रोक लिया। चाय पीते पीते देव का सिर घूमने लगा। कुछ ही पलों बाद वो वहीं सोफे पर लुढ़क गया। जब प्रिया को लगा कि वो बेसुध पड़ गया और अब उसे कोई होश नहीं है, तो उसे किसी तरह कमरे में सुला दिया। अनायास ही प्रिया के होठों पर मुस्कान बिखर गई। बाथरूम में जाकर वो अपने शरीर को मल मल कर नहाते हुए गुनगुनाने लगी। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं, सजना है मुझे। नहाकर उसने ऐसे कपड़े पहने कि अंदर सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। सच संवर कर जब उसने आईने के सामने खड़ी होकर अपना अक्स निहारा, तो खुद में ही लजा गई। फिर उसने पलंग पर सोए देव को निहारा। उसका गठीला बदन देख उसने अपने होंठ को दांत से ऐसे दबा लिया जैसे अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गई। हौले से देव के पास गई और फिर लाइट बंद कर दी। मेघ जैसे पूरी रात गरज बरस कर शांत हो चुके थे, वैसे ही प्रिया भी आज पूरी तरह से संतुष्ट हो चुकी थी। मगर देव के जीवन में तूफान आ चुका था। सुबह जब देव की नींद खुली और प्रिया को अपने पास निर्वस्त्र पाया तो उसके होश उड़ गए। मैं यहाँ कैसे और आप?
हकलाते हुए देव की आधी बातें उसके मुंह में ही रह गईं। आंसू बहाते हुए प्रिया कहने लगी कि रात को देव ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने बहुत कहा भी कि वो उसे भाई मानती है, पर वो कहने लगा कि मानने से क्या होता है, वो उसे अच्छी लगती है। कितनी कोशिश की पर देव की मजबूत बाहों से वो खुद को आज़ाद न कर पाई। अपनी हरकतों पर देव शर्मिंदा हो गया। उसे लगा कि वो कितना नीच इंसान है, जो बहन समान औरत को अपनी वासना का शिकार बना डाला। उसने कभी किसी औरत को नजर उठाकर भी नहीं देखा था, तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई उससे। जो भी हो, गलती तो हो ही चुकी थी और इस बात के लिए वो प्रिया से माफ़ी भी मांगना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो प्रिया को फ़ोन करे या उसके सामने जाए। प्रिया ने भी उसके बाद से उसे फ़ोन बंद करना बंद कर दिया था। कहीं प्रिया मेरे ऊपर बलात्कार का केस तो नहीं कर देगी। कर दिया तो क्या होगा? क्या बताएगा वो दुनिया वालों को? अन्नू को कैसे मुंह दिखाएगा वो? ये सब बातें सोच सोचकर देव की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा जा रहा था। उसकी ठंडी पड़ती आवाज सुनकर अनु पूछती भी थी कि क्या बात है, सब ठीक तो है ना। पर वो उसे कुछ भी बोलकर शांत कर देता। मगर एक दिन खुद प्रिया अचानक उसके घर पहुंच गई, जिसको देखकर देव के पसीने छूट गए। हकलाते हुए किसी तरह उसकी आवाज निकल पाई। प्रिया जी, मैं आपसे माफी मांगने ही जा। किस बात की माफी देव जी? जो हुआ उसमें ना तो आपकी गलती थी ना मेरी। बस एक अनहोनी होनी थी, सो हो गई। मिट्टी डालिए अब उस बात पर। सुनकर देव की जान में जान आ गई। लगा उसे कि कितनी अच्छी औरत है ये। मैं यहाँ किसी और काम से आई हूँ देव। वो क्या है कि अचानक मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत पड़ गई है और अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आप मेरी मदद कर दें, मैं जल्द ही लौटा दूंगी। कहकर उसने देव की तरफ देखा। कितने पैसे? देव ने पूछा। 50,000। पैसे आते ही मैं आपको लौटा दूंगी। देव की आंखों में झांकते हुए बोली। मरता क्या ना करता। लॉकर में जितने भी पैसे पड़े थे उन्हें प्रिया को लाकर देते हुए बोला। प्रिया जी, अभी तो मेरे पास 40,000 रुपये ही हैं, आप रख लीजिए। प्रिया को पैसे देकर उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ कम हुआ। मगर अब तो वो उससे कभी 10,000, कभी 20,000, तो कभी 30,000 मांगने पहुंच ही जाती और देव को देने ही पड़ते। आखिर देव भी इतने पैसे कहाँ से लाता भला। अतः एक दिन उसने पैसे देने से मना कर दिया। मगर ये बात प्रिया को सहन नहीं हुई। बोली, तुम्हें क्या लगता है देव, मैं उस बात को भूल गई? तुरंत ही वो आपसे तुम पर आ गई। तुम्हारी करतूतों का कच्चा चिट्ठा है मेरे पास, देखना है। कहकर उसने वो वीडियो देव को दिखा दिया, जिसमें देव और प्रिया एक साथ वीडियो में साफ साफ दिख रहे थे। देव प्रिया पर सवार है और वो उससे बचने की कोशिश कर रही है। वीडियो देखते ही देव की कपकपी छूट गई। क्या कहते हो, दे दूं पुलिस को या फिर सोशल मीडिया पर वायरल कर दूं? अनु भी देख लेगी। क्यों? उसकी हरकतें देख देव सिहर उठा। लगा अगर ये वीडियो अनु ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अतः वो और पैसे देने को तैयार हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो तो उसे अपना भाई समान मानती थी। फिर ये बात जब देव ने पूछी तो प्रिया कहने लगी, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गए। हंसते हुए बोली, मजाक कर रही हूँ। बात दरअसल ये है कि मुझे एक बड़ा सा घर लेना है और उसके लिए मुझे 50 लाख की ज़रूरत है, तो वो मुझे तुमसे चाहिए। ठीक है, एक बार में नहीं, थोड़े थोड़े करके दे दो, पर देने तो तुम्हें पड़ेंगे देव। नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ, जान चुके हो तुम। समझ गया देव कि ये सब प्रिया की सोची समझी चाल थी। जानबूझकर उसने उससे दोस्ती की थी ताकि उससे पैसे पैसे ऐंठ सके। बोला, तो तुमने ये सब जानबूझकर किया, लेकिन तुम तो मुझे अपना भाई मानती थी, तो फिर मेरे साथ कैसे संबंध? सिर्फ पैसे के लिए तुम इतना नीचे गिर गई। ठीक है, कर लो जो करना है, पर हारोगी एक दिन, तुमसे कह देता हूँ। देव भर्राए गले से बोला। जीत हार की किसे पड़ी है देव? मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। वो मिलता रहे फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। वैसे एक बात कहूँ, कहीं ना कहीं प्यार करने लगी हूँ मैं तुमसे। इठलाती हुई बोलकर वो देव के गले से लटक गई और उसे चूम लिया। ठीक है, अब चलती हूँ, पर जब जब मेरे हाथों में खुजली हो रही हो, पैसे रख देना जितने मैं कहूँ,
और हाँ, जब कभी मन हो आ भी जाना, मैं मना नहीं करूंगी, कहकर वो हंस पड़ी। आज देव को इस बात का एहसास हो रहा था कि अनु सही कहती थी। किसी इंसान को बिना जांचे परखे उस पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। पर उस वक्त वो उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता था। पर आज वो खुद की नज़रों में ही मजाक बनकर रह गया था। एक दिन फिर उसने देव को अपने घर बुलाया, जबरन उसे संबंध बनाने पर मजबूर किया और फिर 10 लाख की डिमांड कर बैठी। अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की, पर अब नहीं, कहकर देव वहां से निकलने लगा। तभी प्रिया की बातों ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो फिर मत दो पैसे, मैं भी ये वीडियो वायरल कर रही हूँ, कहकर उसने अपना फोन ऑन किया ही था कि देव ने उसके हाथ से फोन छीन लिया। क्या चाहती हो तुम? देव ने अपनी आंखें तरेर कर पूछा। मन तो कर रहा था उसका कि प्रिया की जान ही ले ले, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था। अपनी लटों को उंगलियों से घुमाते हुए बोली, बस यही कि जब जब मैं पैसे मांगू मुझे मिलने जाने चाहिए, और इसके लिए कोई बहाना नहीं। नहीं तो क्या अंजाम होगा जान चुके हो तुम। बेचारा देव बुरी तरह से प्रिया के चंगुल में फंस चुका था। इस भंवर से निकलने का अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। 9 महीने पूरे होते ही अनु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और ये सोचकर जल्द ही वापस देव के पास आ गई कि अब वो उसे ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकती। लेकिन यहाँ आकर देव के बदले व्यवहार से वो अचंभित थी। जहां बच्चे के नाम से ही देव रोमांचित हो उठता था और कहता था कि वो अपने बच्चे के लिए ये करेगा वो करेगा, उसे कभी अपनी गोद से नीचे नहीं उतारेगा, अब वही देव अंशुल को गोद में लेने से भी कतराता। अंशुल के लिए नए कपड़े खिलौने खरीदने की बात पर वो भड़क जाता और कहता कि फालतू के खर्चे बंद करो। क्या हो गया है देव को? क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना आवेग से भर जाता है? अब तो वो अनु से भी दूर भागने लगा था, क्योंकि जब भी अनु देव के करीब जाती ये कहकर उससे दूर हट जाता कि आज नहीं, आज मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन ये सब रोज की बातें होने लगी थी। एक रोज देव अपना मोबाइल चार्जर में लगाकर भूल गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब से उसका मोबाइल बज रहा है। हारकर अनु ने ही फोन उठा लिया, लेकिन अभी वो हेलो बोलती कि उधर से एक औरत की आवाज ने उसे सकते में डाल दिया। कहने लगी, मैं तुम्हें 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, उठाते क्यों नहीं? देखो, मुझे मजबूर मत करो। अगर मेरा दिमाग फिर गया तो ज़रा भी देर नहीं लगेगी मुझे ये वीडियो वायरल करने में। फिर जानते हो ना तुम, क्या हश्र होगा तुम्हारा। सीधे से कह रही हूँ, 15 लाख दे दो अभी, फिर जब भी मांगू दे देना। और हाँ, आज रात आ जाना, बदन टूट रहा है मेरा, कहकर उस औरत ने फ़ोन रख दिया। सुनकर तो जैसे अनु के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। कभी वो फोन को देखती तो कभी देव को। समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है और किस बात के लिए वो देव से पैसे मांग रही है और कौन से वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रही है। ढेरों सवाल उसके दिमाग में उथल पुथल मचाने लगे। पूछना चाहा देव से, मगर उसके कदम ठिठक गए, क्योंकि पहले वो उस बात की तह तक जाना चाहती थी। आज गौर से अनु ने देव का चेहरा देखा। कितना सूख चुका था, दुबला भी कितना हो गया था। बेचारा, क्यों नहीं समझ पाई मैं उसके मन के दर्द को? क्यों लड़ती रही बेवजह उससे? पूछती तो सही एक बार कि आखिर परेशानी क्या है उसे। अपने आप में ही बोलकर अनु रो पड़ी। कुछ देर बाद फिर देव का फोन बजा और इस बार देव ने ही फोन उठाया। अनु सुन न ले कहीं, ये सोचकर वो कमरे से बाहर चला गया। काफी देर बाद जब वो वापस आया तो उसका चेहरा काफी उतरा हुआ था। रात भर अनु सो नहीं पाई। देखा देव भी टकटकी लगाए छत निहार रहा था। देव, बड़ी हिम्मत करके वो देव के करीब आई। नहीं बताओगे मुझे कि इन दिनों तुम्हारे साथ क्या हुआ? हमने वादा किया था ना देव कि कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाएंगे। तो फिर क्यों क्यों तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छिपाई? अनु की बात सुन देव सकपका गया। उसे लगा कि कहीं अनु को सब पता तो नहीं चल गया। उसके होंठ कुछ बोलने को हिले, मगर शब्द बाहर ना आ सके। सॉरी, मैं तुम्हारी तकलीफों को समझ नहीं पाई और तुमसे लड़ती झगड़ती रही। पर मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना देव, तो कैसे तुम्हारे मन में छिपे दर्द को देख पाती?
जब तक तुम नहीं बताते। बताओ ना, कौन है वो औरत जिसने तुम्हें परेशान करके रखा है? क कौन औरत? नहीं तो कोई नहीं। चेहरे को दूसरी ओर घुमाते हुए देव बोला। इधर देखो देव, मेरी तरफ। देव का चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए अनु बोली। वही जिसका सुबह फोन आया था और तुम घबराकर घर से निकल गए। देखो देव, जो सही है बताओ मुझे। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अनु ने कहा। देव की आंखें भर आई और फिर उसने सारी बात प्रिया को बता दी। सुनकर अनु की आंखें फटी की फटी रह गईं। बोली, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। ये सोचकर कि मैं तुम्हें गलत समझूंगी। क्या इतना ही जाना है तुमने मुझे? मैं तुम्हारी पत्नी हूं देव, सुख दुख की साथी। तो भरोसा तो किया होता मुझ पर। खैर, जो हो गया सो हो गया। पर अब मैं निकालूंगी तुम्हें इस भंवर से, और इसके लिए हमें क्या करना होगा सुनो। कहकर अनु ने देव को अपना प्लान बता दिया। पर तुम्हें लगता है जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो पाएगा? क्योंकि वो बहुत ही शातिर औरत है। तुम नहीं जानती उसे। शंकित होते हुए जब देव ने कहा तो अनु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धैर्य बंधाया। जरूर हो पाएगा, पर थोड़ा वक्त लगेगा। हम धीरज नहीं खोएंगे। अपने प्लान के अनुसार कुछ ही दिनों में अनु ने प्रिया से गाढ़ी मित्रता कर ली। जब अनु को लगने लगा कि अब प्रिया उसकी हर बात पर विश्वास करने लगी है, तो एक दिन उसने अपना आखिरी दांव भी खेल डाला। प्रिया, आज मुझे अंशुल को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शायद देर हो जाए, तो तुम मेरे घर की चाबी रखो और जब देव आए तो उन्हें दे देना। और हो सके तो प्लीज़ उन्हें खाना भी खिला देना, वरना वो भूखे रह जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत नहीं है खुद से खाना निकाल कर खाने की। प्लीज़। हाथ जोड़कर जब अनु ने कहा तो प्रिया को तो लगा कि उसे मुंह मांगा इनाम मिल गया हो। वो हंसते हुए बोली, अरे हाथ क्यों जोड़ रही हो अनु? ये तो मेरे लिए खुशी। मेरा मतलब है चाबी भी दे दूंगी और खिला भी दूंगी तेरे पिया को। प्रिया को हंसते देख अनु का कलेजा जल उठा। लगा उसके देव को रुलाकर ये चुड़ैल हंस रही है। हंस ले बेटा, कुछ समय और हंस ले। फिर मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। मन ही मन बोलते हुए अनु के अधर टेढ़े हो गए। अपने घर में प्रिया को देख देव शॉक्ड हो गया। हकलाते हुए बोला, तुम यहाँ मेरे घर किस लिए आई हो? पहले तो वो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई, फिर बोली, तुम्हारी पत्नी ने अपनी सत्ता मुझे सौंप दी। इठलाती हुई चाबी के गुच्छे को अपनी उंगलियों में घुमाती हुई प्रिया ने आंख मारी। बंद करो अपनी बकवास। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? आखिर बिगाड़ा क्या है मैंने तुम्हारा? क्यों तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? प्रिया को परे धकेलते हुए देव लगभग चीख पड़ा। तुमने ही कहा था कि मुझ में तुम्हें अपने भाई का अक्स दिखाई देता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये सब, छी, शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? जानबूझकर देव ने फिर वही सब बातें दोहराई। उस दिन तुमने प्लानिंग करके मुझे अपने घर चाय पकौड़े पर बुलाया था ना? चाय में नशे की गोलियां भी जानबूझकर मिलाई थी, है ना? रिश्ते के नाम पर धोखा दिया तुमने मुझे। बलात्कार मैंने नहीं, बल्कि तुमने किया मेरा। बोलो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, सच कह रहे हो तुम। धोखे से ही मैंने उस रात तुम्हें अपने घर बुलाया और चाय में नशे की गोलियां भी मिलाई, और फिर कमरे तक भी मैं ही तुम्हें लेकर गई। तुम्हारे कपड़े भी मैंने ही उतारे और बिल्कुल वैसा ही करवाया जैसा मैंने चाहा। लेकिन बलात्कार, ठहाके मारकर प्रिया कहने लगी। हाँ, मैंने ही तुम्हारा बलात्कार भी किया। पर तुम साबित कैसे करोगे देव बाबू? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना, जानते नहीं? जब मैंने तुम्हें पहली बार ऑडी गाड़ी से निकलते देखा तो उसी वक्त फैसला कर लिया कि इस मोटे मुर्गे को फंसाना है। सच कहती हूँ, अब इस माचिस की डिब्बी में रहने का मन नहीं करता देव। लगता है एक बड़ा घर हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो और शारीरिक सुख भी। दोगे ना तुम मुझे ये सब? कहकर वो फिर ठहाके लगाने लगी। अच्छा, तो इसीलिए तुमने ये सब किया, ताकि मुझे ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठ सको? हाँ देव, इसीलिए कहती हूँ, मुझे 50 लाख दे दो, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते हो लूंगी। लेकिन तुम हो
कि पैसे देने में टाल मटोल किए जा रहे हो। अगर मैं और पैसे देने से इनकार कर दूं तो? देव ने पूछा। ये सुनकर वो ऐसे गुर्राई जैसे देव ने उससे कर्जा ले रखा हो। बोली, तो तुम मेरे चंगुल से कभी बच नहीं पाओगे, ये भी समझ लो। मगर उसे ये नहीं पता था कि अनु बाहर खड़ी उसकी सारी करतूतें सुन ही नहीं रही थी, बल्कि साथ में पुलिस को भी लेकर पहुंच गई थी। बचोगी तो तुम अब नहीं हमारे चंगुल से, प्रिया। अचानक पुलिस को अपने सामने देख प्रिया के होश उड़ गए। देव कुछ कहता उससे पहले ही वो नकली आंसू बहाते हुए पुलिस को बताने लगी कि देव ने उसका बलात्कार किया और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है, ये कहकर कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो दुनिया के सामने उसका वीडियो वायरल कर देगा। कौन सा वीडियो? वही जो तुमने बनाया था उस रात। महिला पुलिस ने डंडा घुमाते हुए पूछा। तो वो थर्रा उठी। शर्म नहीं आई तुम्हें एक शरीफ इंसान को परेशान करते हुए? कहकर महिला ने एक तमाचा उसके गाल पर दे मारा। पुलिस इंस्पेक्टर बताने लगा कि ये औरत ठग है, अब तक ये लाखों रुपयों की ठगी कर चुकी है। दिल्ली पुलिस को कब से इसकी तलाश थी। इसका असली नाम प्रिया नहीं बल्कि सोनम है। जांच के बाद प्रिया के घर से लाखों रुपए और वैसे ही कई वीडियो बरामद हुए, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में करके उसे गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते प्रिया ने देव को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, कहकर अनु ने पहले तो प्रिया को एक जोरदार तमाचा जड़ा, फिर बोली, तुम्हें क्या लगा एक झूठे वीडियो के बल पर तुम मेरे पति को ब्लैकमेल करती रहोगी और वो होते रहेंगे? क्यों नहीं किया वायरल? कर देती। जानती थी ऐसा करके तुम ही फंस जाओगी, इसीलिए नहीं किया ना? शर्म नहीं आती मुझे तुम जैसी औरतों पर, जो चंद रुपयों के लिए बेच जाती हैं मर्दों के सामने, और जब पकड़ी जाती हैं तो कहती हैं कि मर्द ने ही आबरू लूटी। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे मेरी नज़रों के सामने से, और ऐसी सजा दीजिए ताकि फिर कभी किसी शरीफ इंसान को ठगने की सोचे तक नहीं। थैंक यू अनु, मुझे इस भंवर से निकालने के लिए। अगर तुमने वो आखिरी दाव न खेला होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। कहकर देव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनु भी अपने देव के आगोश में समा गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।